आप सभी को नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर में हम हिस्ट्री ऑफ एम्ब्रियोलॉजी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और हिस्ट्री ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के 2 पार्ट हैं। आज हम पहले पार्ट की चर्चा करेंगे और एक जंतु के परिवर्धन में सदा से ही जिज्ञासु मनुष्य का ध्यान आकर्षित किया है। जब एक अंडे से चूजे का निकलना या एक मृग शावक का जन्म आवश्यक ही मनुष्य की उत्सुकता को जागृत करता है। सरल शब्दों में भ्रूणों का अध्ययन ही भ्रूण विज्ञान और एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। भ्रूण जीव की वह प्रारंभिक अवस्था है जो प्रजनन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, परंतु जो अंड झिल्लियों की माता के गर्भ में ही अवस्थित होती है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि जहां मनुष्य ने अन्य क्षेत्रों में अपना ज्ञान और सूचना एकत्र की है, वही प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अनेकों खोजें हुई है। इन खोजों की सूचना एवं तथ्यों की मात्रा इतनी अधिक है कि इस शास्त्र का यह प्रारंभिक नाम औद्योगिक भी सीमित पड़ जाता है। आज हम जानते हैं कि किसी जीव के परिवर्धन के अध्ययन के लिए हमें कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी, जैव रसायन, शरीर क्रिया विज्ञान और प्रतिरक्षा विज्ञान क्षेत्रों से भी मदद लेनी पड़ती है। एक जंतु के परिवर्धन को ठीक से समझने के लिए सिर्फ भ्रूण का अध्ययन ही पर्याप्त नहीं है, वरना हमें युग्म निर्माण, निषेचन, कायांतर, पुनर्भरण, पुनरुद्भवन आदि अनेकों प्रक्रमों को भी जानना आवश्यक होता है, जो सीधे अर्थों में भ्रूण से संबंध नहीं है। पद्धति में के विकास में अध्ययन किया जाता है, परंतु किसी जीव का विकास जन्म के साथ समाप्त नहीं हो जाता। लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से वयस्क बनना ही विकास है। शिशु के में लैंगिक व्यवस्था आना ही विकास है। मेंढक के लार्वा का कायांतरण होकर वयस्क में बदलना ही विकास है। नवीन परिप्रेक्ष्य में कुछ वैज्ञानिकों ने भ्रूण विज्ञान और प्रौद्योगिकी नाम अधूरा प्रतीत हुआ, क्योंकि इसका आशय भ्रूणों का अध्ययन निकलता है। जब उपरोक्त अनेक अन्य विकास और क्रियाओं के भ्रूण तक सीमित नहीं होती है, अतः एक नया इस विधा के लिए एक ऐसा दिया गया है जिसे परिवर्तन जैविकी भी कहते हैं। हम जानते हैं कि परिवर्तन की जैविकी की में हम जीवों के जीवों के विकास, निषेचन, परिवर्तन, कोशिका विभेदन आदि जीवन वृत्त की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इसके प्रति मानव में रुचि अवश्य आदिकाल से ही हो रही है, परंतु इस विषय में प्राथमिक तथ्यों और क्रमबद्ध ज्ञान का इतिहास इस प्राचीन नहीं है। इस विज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानना यहाँ असंगत नहीं होगा। परिवर्तन विज्ञान का इतिहास आदिकाल से ही जीवन की उत्पत्ति और परिवर्तन विचारों और दर्शन शास्त्रियों ने अपने मत रखे। ग्रामीण विद्वान हिप्पोक्रेटिस जैसे औसत विज्ञान का जनक माना जाता है, जो प्रकृति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान के संदर्भ में अपने विचार रखे। हिप्पोक्रेटिस के विचार धारा के अनुसार वायु, अग्नि, जल, मृदा और 4 द्रव तत्व मानव भ्रूण के निर्माण के संबंध में महत्वपूर्ण माने। हिप्पोक्रेटिस के
चारों द्रव्यों की कल्पना मूलतः एक अन्य ग्रीक विद्वान एम्फिडोक्लस द्वारा प्रतिपादित की गई थी। हिप्पोक्रेटिस की रुचि मूलतः चिकित्सा विज्ञान में थी। भ्रूण विज्ञान का सबसे पहला गंभीर लिखित वर्णन अरस्तु ने अपनी पुस्तक भ्रूण विज्ञान पर एक सामान्य शोध प्रबंध में किया। अरस्तु प्रजनन व परिवर्धन के नाम से ज्ञान से रुचिशील थे। उन्होंने समुद्री जंतुओं के प्रजनन का सूक्ष्म अध्ययन किया और ऑक्टोपस और कटलफिश के अंडे से वयस्क तक के परिवर्तन का अध्ययन किया। पहले लिखित क्रमबद्ध परिवर्तन के अध्ययन के कारण अरस्तु को विज्ञान के जेनेटिक्स के जनक कहा जाता है। अरस्तु ने ग्रीक शब्द में एम्ब्रियोलॉजी का उपयोग अपने शोध प्रबंधन में किया। उन्होंने इस विषय के गहन और सूक्ष्म अध्ययन के बाद में प्रश्न उठाए जो शताब्दियों तक अनुरुद्ध रहे। उसके बावजूद 19वीं सदी में जाकर वो हल मिल सके। यह विचार ने ये प्रश्न रखा कि क्या भ्रूण अपनी शक्ल सूरत से पहले ही से ही रहता है और परिवर्तन के दौरान उसका आकार भी बदलता है, बढ़ता है, या उसका विकास अभिवेदित रूप से क्रम से विभेदन के द्वारा होता है। अरस्तु का विश्वास था कि अंडा अभिषेचित होता है तो इनके उपरांत अभिरहित होना शुरू करता है और व्यवस्थित रूप से परिवर्तन होकर व्यस्क में बदल जाता है। अरस्तु के बाद विद्वानों ने अरस्तु के सुझावों को दो विकल्प विचार में प्रस्तुत किए और इस तरह के भ्रूण के परिवर्तन विषय में दो विचारधाराएं पनपी। विचारधाराएं हैं पुनर्वाद और अनुजनवाद ये हैं। इसका संक्षिप्त वर्ण आगे किया। पूर्व रचनावाद की जड़ें अत्यंत विचारणीय है, जिसके अनुसार विश्वास किया जाता है कि भ्रूण में शुरू से ही वयस्क जंतु सभी अंग तंत्र सूक्ष्म रूप से उन्हें उनके अत्यंत सूक्ष्म आकार के कारण ही नहीं देखा जा सकता। परिवर्धन के समय इन अंगों का स्थायीकरण में वृद्धि होती है। प्लेटो और चर्चों के पादरी सभी इस मत से में थे। एरोमेटारी और जोसेफ 17वीं शताब्दी के लेखक उन्होंने स्पष्ट किया कि मुर्गी के अंडे से पहले भ्रूण की अंग देखे जा सकते हैं और ने इस तथ्य का समर्थन किया और दोनों यह सूक्ष्मदर्शी परीक्षण करने का प्रावधान किया। जैन मेढक के अंडे और परीक्षण के रेखाचित्र बनाए और इसी पूर्व रचना सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस मान्यता से पूर्व रचना सिद्धांत या पूर्व रचनावाद कहा जाता है तथा इस अवस्था में रहने वाले पूर्व रचनावादी कहलाते हैं। एलपीजी और बोनेट जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक सिद्धांत के समय फ्रांस के दार्शनिक निकोल्स डी मावेब्रांस ने 1674 में विचार रखा कि भ्रूण में अगली संतति का भ्रूण भी पाया जाता है और उस अगली संतति के भ्रूण में उनसे भी अगली पीढ़ी का भ्रूण होता है। इसे संकोचन सिद्धांत कहा जाता है। सर्वमेडन का विचार था कि इस प्रकार भ्रूण के अंदर भ्रूण का सिलसिला आदम और ईव के शरीर में पहले से ही मौजूद था। इस तरह से साक्षी मूल भ्रूणों का जन्म हो जाएगा, तब मानव जाति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ऐसा ही विश्वास था। वॉन हेल्टर और चार्ल्स बोनेट प्रमुख अंडवादी
मायोविस्ट थे। इनका विश्वास था कि सभी जंतुओं के अंडों की सृष्टि विश्व के जन्म के साथ ही हो गई थी। लिवेनहॉक ने 1695 में पाया कि एफिडिडी कुल के एफिड्स के अंडे बिना निषेचन के ही पूरे वयस्क में बदल जा सकते हैं। पोरेट ने यह तर्क रखा कि यह इसलिए संभव है क्योंकि उनमें अंडों में वयस्क का लघु रूप पहले से ही सिमट हुआ रहता है। और लिवेनहॉक ने 1677 में शुक्राणुओं को सूक्ष्मदर्शी से पहली बार देखा। लिवेनहॉक ने वैज्ञानिक जगत का ध्यान परिवर्तित शुक्राणु के महत्व पर आकर्षित करवाया। इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक सी का दूसरा पार्ट आपको बताया जाएगा।